हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए यूपी डीएलएड प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। क्या लाए हैं? प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। और इस प्रशिक्षु बैच को एकदम से आपको निःशुल्क लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हम काफ़ी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार टाइम टेबल बताने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें और आप प्रॉपर टाइम से जो है क्लासेस देख सकें और डीएलएड में पेपर आते आते आपकी सारी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम अपना शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं और किस किस क्लासेस का हमने जो है किस किस सब्जेक्ट का हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और कौन कौन सी अभी क्लासेस चल रही हैं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी है, हिंदी का हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और बाल विकास पेपर फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हिंदी और बाल विकास पेपर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता ही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं ईडियो सेकंड कर रहे हैं, ईडियो सेकंड पेपर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, जिसको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये वाला हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी भी मैंने आपको पढ़ाई थी और एजुकेशन फर्स्ट भी मैंने पढ़ाया और एजुकेशन सेकंड भी मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद अगली टीचर है अगली टीचर आपकी हैं तो वो हैं अंजलि मैम है। कौन है? अंजलि मैम है। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ा रही हैं। ठीक है, और कंप्यूटर पढ़ा रही हैं। संस्कृत की टाइमिंग होती है 4 बजे की और कंप्यूटर की टाइमिंग होती है 3 बजे की। ठीक है, फिर अगले जो टीचर हैं वो हैं रंजीत सर हैं। रंजीत सर आपको मैथ पढ़ाते हैं। मैथ की टाइमिंग होती है 6 बजे की। ठीक है, तो उनके साथ भी डेली बेसिस पे जुड़ना ना भूलें। 6 बजे वो बहुत ही बेसिक से आपको मैथ कराना है, जो आपका डीएलएड में आएगा वही आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो सभी टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए हमारे साथ, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी एक अच्छा स्कोर ला सकेंगे डीएलएड में। ठीक है, तो ये हमारा टाइम टेबल नोट कर लीजिए और यहाँ पर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम अगर लग रहा है कि कोई परेशानी वगैरह है तो आप यहाँ पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके लिए है अपने यूपी डीएलएड से संबंधित तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फिर वो आपकी चाहे एग्जाम से रिलेटिव हो या आपकी जो है रिजल्ट से रिलेटिव हो। ठीक है, तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जल्द से जल्द जुड़ जाइए मेरे साथ मेरी क्लास में। तो यहाँ पर यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्या है? शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसे आप किस नाम से जानते हैं? इसे आप ईडियो 2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न पत्र कौन सा है? ये हमारा प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। आपको पता ही है अंक के बारे में। इसके लिए अंक कितने हैं आपके? इसके लिए आपको 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट हैं उनके लिए कितने हैं? 25-25 नंबर है। तो आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 50 नंबर के होंगे। एक होगा ईडियो फर्स्ट, ईडियो सेकेंड और एसएसटी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ना देर ना लगाते हुए। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कर रहे हैं शिक्षण की नवीन विधियां या उपागम। क्या करना है? शिक्षण की नवीन विधियां या उपागम हम कर रहे हैं। तो कल हमने इसकी पहली क्लास की थी। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं पहली क्लास। आज ये इसकी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, न्यू मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी उपागम आज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि शिक्षण के नवीन विधियों या उपागम की अवधारणा। तो कौन कौन से थे इसमें? बाल केंद्रित शिक्षण उपागम था और दूसरा था क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण था और इसके बाद जो था वो था रुचिपूर्ण आनंदमय शिक्षण था, सहभागी शिक्षण था, दक्षता आधारित शिक्षण था, उपचारात्मक था और बहुकक्षा या बहुस्तरीय था। तो यहाँ पर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना पहला वाला। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया गतिशील। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया गतिशील आधारित शिक्षण। ठीक है, ये पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण। ठीक है, ये दोनों आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि पेपर में अब आपकी ज़्यादा टाइम नहीं बताया, तो जितना जल्दी हो सके मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अब आपका
मंडे से मैं आपको जो फर्स्ट है आपका ईडीयू फर्स्ट है उसके लिए प्रैक्टिस सेशन लाने वाली हूँ और हिंदी के भी प्रैक्टिस सेशन लाने वाली हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहना, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। जो भी हमने आपको पढ़ाया है उसकी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ मैं कराऊंगी, इसलिए मैं मंडे से आपको जो है प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कराऊंगी ताकि टाइम से हम कंप्लीट कर सकें चीज़ें, ठीक है। ओके, तो अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक से ना सब्सक्राइब करना ना भूलिया करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करा करिए, ठीक है। आप चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, इसको हम, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं उसी के लिए हम क्या कहते हैं, क्रिया या गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं, सही है। तो चलिए देखें आगे क्या लिखा है इसमें। तो शिक्षण पद्धति को अधिक से अधिक गतिविधि आधारित बनाने, बच्चों में रुचि बनाए रखने एवं उनमें तार्किक ढंग से समझ विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की नवीन विधाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, ठीक है। ये सारी विधाएं क्या है, टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए लाई गई हैं, ठीक है। इससे क्या है, बच्चे रुचि लें और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लासेस में आए। बच्चों के व्यवहार, व्यक्तित्व, विद्यालय एवं कक्ष में उनकी सहभागिता, पाठ्योत्तर गतिविधियों में सहभागिता, स्कूल में नियमितता मतलब अनिवार्यता, मतलब रोज बच्चे स्कूल हैं, और स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूकता की भावना विकसित हो रही है। इसके विपरीत कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बच्चे स्कूल में अरुचिकर वातावरण, शिक्षण अधिगम की जटिल विधियां, अपेक्षित व्यवहार आदि के कारण विद्यालय छोड़ देते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको जो है उनका ड्रॉप आउट ना हो, वो स्कूल छोड़ के ना जाएं, इसलिए हम जो है, इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए ये नवीन जो विधियां हैं या उपागम हैं ये लाए गए हैं, ठीक है। तो इसका भी उद्देश्य यही है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण का, कि बच्चों का ठहराव हो स्कूल में, ठीक है, और बच्चे रुचि से पढ़ें और ज़्यादा उनको शिक्षा जो है जटिल ना लगे, ठीक है, और बोझ ना लगे उनके ऊपर, ऐसा ना लगे कि उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है पढ़ाई का। इसलिए जो है हम क्लास में क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करते हैं, ठीक है। बच्चों को मतलब कि उनको रुचि हो और वो ठहराव हो उनके स्कूल में, ठीक है, ताकि वो ड्रॉप आउट उनका ना हो, सही है। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये है क्या, ठीक है। क्रिया गतिविधियाँ आधारित शिक्षण कुछ नहीं है, जो हम एक्टिविटीज़ क्लासेस में कराते हैं वही है। तो अब इसका उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है, तो कॉर्नर कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग करना, ठीक है, कि कॉर्नर में आपने देखा होगा क्लास में इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं टीचर्स लगाती हैं और क्या है उसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ से संबंधित क्या है चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्लास में ही कॉर्नर एक बना दिया जाता है उनकी गतिविधियों के लिए। सेकंड इसमें है शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापों से परिचित कराना, बच्चों को क्या है शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापों से परिचित कराना, इसका उद्देश्य होता है। थर्ड इसमें है गतिविधि के द्वारा अनेक दक्षताओं का विकास होता है, ठीक है। गतिविधि के द्वारा अनेक दक्षता का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर है शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाना, शिक्षण को कैसा बनाना, रोचक और प्रभावी बनाना। फिफ्थ इसमें है खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सिखाना, क्या है, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा सिखाना बच्चों को, ठीक है, इसका क्या है उद्देश्य होता है। सिक्स इसमें दिया है बच्चों की रुचियों, मनोवृत्ति व स्तर को समझते हुए शिक्षण कराना, कि बच्चों का स्तर और उनकी रुचि किस में है, इसका जो है इसको एक टीचर जब समझेगा और तभी उसको क्या है शिक्षण कराएगा, ये इसका क्या होता है उद्देश्य होता है, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य है, सही है। तो यहाँ पर आप इन उद्देश्यों को समझ गए होंगे, आगे कुछ एक और होंगे उद्देश्य, उनको देखेंगे, ठीक है। तो आप इन उद्देश्यों को समझ गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब हम देखेंगे किस तरीके से एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये मतलब गेम्स हैं उनके, इनसे क्या है बच्चे क्या है चीज़ें बनाते हैं, नई नई चीज़ों का
मतलब कि निर्माण करते हैं। कभी बच्चा घर बना रहा है, कभी कुर्सी बना रहा है, मेज बना रहा है, कभी ट्रेन बना रहा है, तो क्या एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चार्ट वगैरह है। आप जब BTC में वो करेंगे, टीचिंग करेंगे, तो वहाँ पर आपसे ये सारी चार्ट वगैरह बनवाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आप इनके द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए संडे मंडे लिखा है, इससे बच्चे क्या है अच्छे से समझते हैं। इसको घुमाया जाता है, ये क्या होती है, एक एक्टिविटी होती है बच्चों को क्लासरूम में कराने की। ठीक है, इसमें क्लास में ही आप एक्टिविटी करा के बच्चों को सिखा सकते हैं। सही है, तो इससे आप पूछ सकते हैं कि बच्चों आज कौन सा दिन है, तो बच्चे क्या है, आप इसको राउंड करके घुमाएंगे तो एरो वहीं पे ले जाएंगे। ठीक है, उनको अगर पता होगा कौन सा डे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों को क्लासरूम में एक्टिविटी करा के उनको क्या है, उनके शिक्षण को और अच्छा बना सकते हैं और रुचिकर बनेगा। बच्चे ज़्यादा इसमें क्या लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। अगर आप नई नई एक्टिविटी कराना है तो बच्चे रोज़ स्कूल आएंगे। ठीक है, आप जैसे एक दिन एक्टिविटी करा दी, अगले दिन देखिए बच्चे और भी ज़्यादा आएंगे स्कूल। ठीक है, जो आज नहीं आए होंगे, अगर आपने एक्टिविटी कराई है तो वो बच्चे जाके और बच्चों को बताएंगे, अरे टीचर बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटी कराती हैं, आज टीचर ने ये कराया, तो उसके बाद और भी बढ़ के बच्चे आएंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी होती है क्लासरूम में कराने से। इनसे बच्चों को क्या है, स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या खत्म हो जाती है। सही है, तो आप समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि शिक्षण गतिविधि आधारित शिक्षण होता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर मेन एक मतलब कि अर्थ भी होता है ना, तो अर्थ जानेंगे कि मेन अर्थ इसका क्या है। तो क्रियापरक विधि का अर्थ क्या होता है, छात्रों को अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान क्या है, ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया है छात्र की क्रिया से तात्पर्य है कि जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, क्या है, छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, उसका निर्माण करने में उसकी शारीरिक मानसिक दोनों ही क्रियाकलाप रहते हैं। तो जहाँ पर बच्चे का क्या होगा, शारीरिक और मानसिक क्रियाकलाप होगा, तो दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इस आधार पर ज्ञान होता है कि छात्र की क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। तो इस आधार पर ज्ञात होता है कि छात्र की जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। आपसे पूछा जाए कि छात्रों में क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप तो वहाँ पे 4 5 6 7 कुछ भी लगाएंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती हैं, दो होती हैं, एक तो शारीरिक होती है, एक मानसिक होती है। अगर बच्चे को आप एक्टिविटी कराना है तो वो शारीरिक मतलब कि हाथ पैर भी हिलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, और वहाँ पर वो अपना दिमाग भी लगाएगा कि किस तरीके से इस एक्टिविटी को हमें कंप्लीट करना है या इसको करना है। सही है, तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही होती हैं। तो आत्मक्रिया एवं आत्मविव्यक्ति इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं। ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक क्रिया होती है, इसमें जो आत्म क्रिया होती है, आत्म अभिव्यक्ति होती है, ये इनके क्या है, ये दोनों अंग होते हैं, शारीरिक व मानसिक के। ठीक है, और आत्म क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति क्या है, इसके अंग है, वही मतलब रिपीट हो गया टाइपिंग में, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो अर्थ समझ गए होंगे। आगे हम चलेंगे, अब आगे और देखेंगे, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा इनमें बच्चे रुचिपूर्वक जिज्ञासा और उत्सुकता मान लीजिए और लगन तथा मनोयोग से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए सीखते हैं, गतिविधि कहलाती है। जहाँ पर बच्चा जो है रुचिपूर्ण से, जिज्ञासा से, लगन से और मनोयोग से और सक्रिय रह के जो है कार्य करके सीखता है, मतलब सीखना भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तभी क्या होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, गतिविधि कहते हैं। ठीक है, गतिविधि से तात्पर्य क्या है, उन सभी क्रियाओं से है जिनकी सहायता से शिक्षक के द्वारा विषय वस्तु को कक्षा में रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए तथा बच्चे उसे रुचि लें। क्या है, बच्चे उसमें क्या लें, रुचि लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, गतिविधि हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा देख रहे हैं, तो इसमें परिभाषा दी हुई है सोइंग चेन के अनुसार। ठीक है, सोइंग चेन के अनुसार तो क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। सही है, तो किसी प्रकार की क्रिया की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिया गतिविधि आधारित वो शिक्षण होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ भी। अब हम आगे चलते हैं। चलिए आगे अब हम देखेंगे कि गतिविधि की श्रेणीकरण,
कभी कभी आ जाता है कि गतिविधि है या क्रियाकलाप गतिविधि होती हैं, इनका श्रेणीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर होती है शारीरिक गतिविधि होगी और मानसिक गतिविधि होगी। कौन सी होगी? तो कौन कौन सी होंगी? शारीरिक गतिविधि होगी और क्या होगी? मानसिक गतिविधि होगी, और एक होगी शारीरिक और मानसिक दोनों होंगी। ठीक है, शारीरिक गतिविधि में क्या होता है? कदम तल, पीटी कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, उछल कूद कराना। ठीक है, ये क्या होंगी? शारीरिक गतिविधियां होंगी। मानसिक गतिविधि क्या होगी? चिंतन, मनन, तर्क, वार्तालाप कराना, वर्ग पहेली कराना, पहेली पूछना, लेखन कराना, भाषण देना, ये कैसी होंगी? मानसिक गतिविधियां होंगी। और एक और होंगी, 3 होंगी इसमें। तो थर्ड इसमें होंगी शारीरिक व मानसिक। ऐसी गतिविधियां होंगी जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों होंगी। तो दोनों पशु पक्षी का नाम लेते हुए पीछे कूदना, वर्ग कूदना, अक्षर कूदना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? शारीरिक और मानसिक दोनों होती हैं। ठीक है, जैसे हम पशु पक्षी का नाम दिलवा रहे हैं तो बच्चों को कुदवा भी रहे हैं, या बच्चों को वर्ग में जो है हमने पशु पक्षी के नाम या उनका चित्र लगा दिया है। अब बच्चों को हमें बताना, हम बताएंगे बच्चों को कि यहाँ पर कबूतर कौन सा है, तो बच्चा कूद के उस वाले जो है वर्ग में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है? तो इस तरीके से एक्टिविटी जो होती हैं इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ों का बच्चों यूज करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ों का बच्चे यूज करते हैं। आगे हम चलेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर ये भी आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा एकदम से ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आप एकदम से एक बार में पढ़ के आप समझ जाएंगे। ठीक, तो आगे देखेंगे गतिविधियां करने के ढंग, मतलब गतिविधियां करने के तरीके क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उल्टे सीधे तरीके से जो है गतिविधियां करा दें और वो गतिविधि हो गई, नहीं, इनके एक ढंग होते हैं। ठीक है, शिक्षक 3 प्रकार की गतिविधियां कराता है। तो कौन कौन सी कराता है? यथा ज्ञान प्राप्त करने वाली, जो यथा ज्ञान मतलब तुरंत ज्ञान प्राप्त करने वाली, और ज्ञान व्यक्त करने वाली। कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनसे क्या होता है? ज्ञान व्यक्त होता है। थर्ड इसमें होती है अनुभव कराने वाली। कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिनसे बच्चों को अनुभव होता है। ठीक है, के द्वारा रोचकतापूर्ण वातावरण का सर्जन करके सिखाने की क्रिया को सहजता प्रदान कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? शिक्षक करता है। ये गतिविधियां लिखित, मौखिक, एकल व सामूहिक सामग्री के साथ या सामग्री के बिना भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम सामग्री का प्रयोग भी कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज भी कर सकते हैं इनमें, और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो है गतिविधियां उसके बिना भी हो जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी रूप में कराई जा सकती हैं। अभिनव, कहानी, नाटक, कविता, हाव भाव, भ्रमण, अवलोकन, प्रोजेक्ट कार आदि गतिविधियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगर आप जो बच्चों को कहानी भी बुलवा रहे हैं क्लासरूम में, या बच्चों से छोटा मोटा कोई नाटक करा रहे हैं, तो ये क्या में आएंगी? ये गतिविधियों में आएंगी। ठीक है, तो बच्चा अगर पोएम भी क्लास में बोल रहा है जोर जोर से हाव भाव के साथ में, तो वहाँ पर भी आप क्या है? गतिविधि करा रहे हैं क्लासरूम में। सही है, आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे। इसके बाद देखेंगे गतिविधि आधारित शिक्षण विधि की विशेषता क्या होती है। ठीक है, इसमें कभी कभी आपको विशेषता पूछ ली जाती है कि गतिविधि की विशेषताएं बताइए, तो वहाँ पे आपको विशेषताएं पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर क्या है? लिख पाएंगे। सही है, तो पहली विशेषता देखते हैं। यह विधि छात्रों को स्वयं करके, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, स्वयं करके सीखने के लिए इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लर्निंग बाय डूइंग कहेंगे, का अवसर प्रदान करती है, जिससे छात्र क्या है? ज्ञान अर्जन करता है। सही है, सेकेंड इसमें है, यह विधि छात्र को कार्य करने में इतना मनन कर देती है, मतलब कि उसमें इतना बच्चा घुल जाता है कि उसमें ज्ञान अर्जन करते समय थकान का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, थर्ड इसमें है, यह विधि शिक्षक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित है। कैसी है? ये जो गतिविधि आधारित होती है, एक्टिविटी अगर हम कराते हैं तो ये बच्चे के बाल आधारित होती है, ना कि शिक्षक आधारित होती है। ठीक है, फोर्थ इसमें है, इस विधि के द्वारा छात्र क्रियाशील होकर पाठ विषय में रुचि का अनुभव करता है। क्या करता है? पाठ विषय में बच्चा रुचि का अनुभव करता है। सही है, आप इसकी विशेषता समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कुछ 1-2 विशेषताएं और हैं। फिफ्थ इसमें है, यह विधि छात्रों को अनेक वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में क्या करेंगे? जो बेस्ट चीज़ें हैं उनसे बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना सिखाएंगे, और जो और भी
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चे क्या हैं बनाना, कुछ ना कुछ बनाना एक्टिविटी सीख सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर व्यावसायिक कुशलता का भी विकास होगा, ठीक है। और जो है वो अपनी ज़रूरत की वस्तु भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पुराना सा डब्बा है, आप उसको अच्छे से डेकोरेट करना उसे सिखा दीजिए, वो उसमें पेन बॉक्स बना लेगा, ठीक है। अच्छे जो वेस्ट पेपर्स होते हैं उनके फ्लावर बनाना सिखा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। और जो वेस्ट पन्नियाँ होती हैं उनसे फ्लावर बनाना सिखा सकते हैं। जो पॉलीथीन होती है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये सब बच्चे को आप सिखा सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर व्यवसायिक कुशलता का भी क्या होगा, विकास होगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर इसमें दिया है, यह विधि पाठ्य पुस्तकों को महत्व न देकर वस्तु के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन और परीक्षण को महत्व देती है, ठीक है। इसमें विषय वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी करा रहे हैं तो वहाँ पे बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, ना पेन कॉपी किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर बस कुछ आपको अगर सामग्री आपके पास है तो सही है, नहीं है तो भी आप एक्टिविटी करा सकते हैं क्लासरूम में, सही है। तो आप समझ गए होंगे इसकी विशेषता अच्छे से। अगर आपको ये टिट्टो याद ना रहा है तो आप बस समझ लीजिए, आप वहाँ पर लिख के आ सकते हैं खुद से, ठीक है। आगे हम चलेंगे। इसके बाद तो आप इसकी विशेषता अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी उपागम देखेंगे। अगला नेक्स्ट हमारा उपागम कौन सा है, वो ये है रुचिपूर्ण शिक्षण, ठीक है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का हम अर्थ जानेंगे, इसका उद्देश्य जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके पेपर में बन सकती हैं उनके बारे में हम जानेंगे, सही है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण होता क्या है, सही है। तो इससे पहले हम एक्टिविटी वाला देख चुके हैं, अब हम रुचिपूर्ण देखेंगे। तो रुचिपूर्ण, इसे हम आनंददायी शिक्षण भी कहते हैं, ठीक है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बालक को प्रत्यक्ष ढंग से कुछ सिखाया नहीं जाता है, वरन उसमें ऐसी रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है कि वह स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि विद्यालय का वातावरण घर के वातावरण से अधिक रुचिकर एवं प्रभावकारी होता है, सही है। मात्र किताबी ज्ञान जीवन के संघर्ष का सफलतापूर्वक सामना करने में पूर्णतः असफल नहीं हो सकता है। आज के बच्चे देश के भावी नागरिक हैं, क्या हैं, आज के जो बच्चे हैं आने वाले हमारे जीवन में क्या है, हमारा भविष्य है, ठीक है। आज के जो बच्चे हैं वही तो भविष्य हमारे आने वाला। अतः इनमें कुछ ऐसे गुणों का विकास आवश्यक है जिससे स्वयं लाभान्वित होने के साथ साथ वे समाज और राष्ट्र को भी लाभ पहुंचा सकें, ठीक है। तो बच्चों के अंदर हमें ऐसी शिक्षा देनी है, उनको ऐसे पढ़ाना है, ऐसे उनके अंदर रुचियाँ उत्पन्न करनी है ताकि आने वाला जो हमारा समाज है और हमारा राष्ट्र है उसको भी लाभ मिल सके, ठीक है। क्योंकि हम जो बच्चे होते हैं तो हम ही आने वाला क्या होते हैं, फ्यूचर होते हैं, सही है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में इसका अर्थ जानेंगे कि अर्थ क्या है इसका। मेन मोटिव होता है कि कोई भी उसके बारे में अच्छे से अर्थ पता होना चाहिए। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ तो क्या है, रुचिपूर्ण शिक्षण से आशय है शिक्षण की ऐसी विधा से है जो बालक की अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की जाती है। प्रत्येक बालक की एक ही रुचि ना होकर अलग अलग रुचि होती हैं। तो आपको भी पता होगा आपकी एक ही रुचि नहीं होगी, किसी को गाना गाना भी पसंद होगा, किसी को गाना सुनना भी पसंद होगा, किसी को अंदर ऐसा होगा कि उसको गाना और सुनना दोनों ही पसंद है, किसी को लिखना भी पसंद होगा, कोई अच्छा वक्ता भी होगा, ठीक है, कोई अच्छा सुनने वाला भी होगा, ठीक है। तो सबके अंदर जो है हर तरीके की अलग अलग तरीके की क्या होती है, रुचि पाई जाती है, सही। उदाहरण के लिए एक बालक पढ़ने में रुचि रखता है, यही मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया इस तरीके से, और तो दूसरा खेलने में रुचि रखता है, तीसरा संगीत में रुचि रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी रुचि क्या है, अपनी अपनी अलग अलग रुचि होती है। इस प्रकार तीनों बच्चों को अलग अलग बातों में लगाव अर्थात रुचि है, ठीक है। सामान्यतः रुचि एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाए रुचि एक कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक है, मानसिक है, या शारीरिक मानसिक दोनों है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी, मानसिक प्रक्रिया होगी। इसके आधार पर कोई वस्तु अच्छी या खराब
लगती हैं, ठीक है। आपको भी पता होगा कुछ वस्तुएं आपको ख़राब लगती होंगी, ऐसा भी होता है कुछ इंसान भी ख़राब लगते होंगे आपको, ठीक है। कुछ इंसान बहुत अच्छे लगते होंगे, तो ये भी क्या होती है, रुचि होती है, ठीक है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल स्थूल पदार्थ, चित्रों, चार्टों, मॉडल आदि का प्रयोग पाठ करते समय अवश्य करना चाहिए। अगर हम चैप्टर को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनके लिए क्या है, चार्ट वगैरह, जैसे मैंने अभी आपको क्या है, बच्चों को खेलते हुए एक्टिविटी करते हुए दिखाया था अभी आपको एक चित्र पीछे, ठीक है, वैसे उस सारी चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, कैसे होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, सही है। उनकी इस प्रवृत्ति को जागृत रखने और तृप्त करने का दायित्व शिक्षक का ही है, ठीक है। तो शिक्षक का मतलब कि दायित्व क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो उसकी जिज्ञासा होती है, तो उसको उसकी जानने की जो इच्छा होती है उसको क्या करे, पूरा करे उसको, ठीक है। जितना जितना बच्चा उससे पूछता जाए, उसको उसके आंसर्स बताता जाए शिक्षक एक, और उनके सवालों के जवाब देता रहे, ठीक है। इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रुचि उत्पन्न होगी, सही है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे रुचिपूर्ण शिक्षण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बहुत ही इजी है, इसको आप अपने मतलब कि अपने उससे बना के भी लिख सकते हैं कि रुचिपूर्ण शिक्षण होता क्या। आप इसको एक बार देखिए क्लास को अच्छे से, फिर आप जो है वहाँ पर अगर आपको आता है तो वहाँ पर आप अपने शब्दों में लिखे आएँ, वो ज़्यादा ही अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए, जब आपको पता होगा तो आप खुद से भी उसके बारे में लिख पाएंगे, सही है। तो अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे और आगे देखेंगे। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण एवं उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु क्या है, उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1994 में रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपको क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में कि रुचिपूर्ण शिक्षा प्रारंभ कब किया गया था, कब किया गया था, 1994 में, और किसके द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। रुचिपूर्ण शिक्षण एक समयबद्ध कार्यक्रम है, क्या है, समयबद्ध कार्यक्रम है तथा सुविचारित रणनीति है। यह बालकों को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित प्रणाली है। कैसी है, बाल केंद्रित प्रणाली है। इसमें बालकों को आनंदित करने वाले क्रियाकलाप विद्यालय में छात्र के प्रति शिक्षक का हे रहित मितव्ययता तथा आत्मीय व्यवहार है। यह गीतों, कहानियों, खेलों आदि द्वारा सरल गतिविधि प्रधान क्या होती हैं, बाल केंद्रित शिक्षण है। यह एक ऐसी विधा है जो शिक्षक को रोचक व प्रभावी बनाकर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य प्राप्त में सहायता होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, बच्चे जो शिक्षण होता है हमारा, उसको रोचक और प्रभावी बनाने के लिए एक क्या सहयोग करेगी, ठीक है। ये जो विधाएं होती हैं, ये उपागम होते हैं इनके द्वारा, ठीक है। चाहे आप कोई भी उपागम ले लीजिए, उसमें चाहे रुचिपूर्ण ले लीजिए या एक्टिविटी वाला ले लीजिए आप, ठीक है। आगे चलेंगे, ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर आप ये याद रखना कि ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, रुचिपूर्ण शिक्षण की प्रमुख उद्देश्य। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, रुचिपूर्ण शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य की, इसको उद्देश्य क्या होता है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का लक्ष्य ज्ञान व व्यवहार की दूरी को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। मेन उद्देश्य क्या है, रुचिपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान एवं व्यवहार के दूरी को समाप्त कर शिक्षा को जीवन से जोड़ना है। अब देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, और देखेंगे बालक का नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता शिक्षा की संप्राप्ति, ठीक है, कि बच्चे के अंदर कि स्कूल में क्या है, बच्चों का नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठहराव हो, और उनकी शिक्षा में, उनकी गुणवत्ता में क्या हो, उसका विकास हो, ठीक है। सेकंड इसमें देखे हैं, विद्यालय के बाह्य व आंतरिक सौंदर्यीकरण करके उसे
एक आनंदमय केंद्र के रूप में विकसित करना। ठीक है। थर्ड इसमें है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियाकलाप आधारित बनाकर प्रत्येक बालक की सहभागिता सुनिश्चित करना। क्या करना? बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित करना। सही। आगे और देखेंगे। इसके बाद फोर्थ दिया है शिक्षक को एक मित्र एवं सहभागी के रूप में कल्पित करना। ठीक है। फिफ्थ इसमें है शिक्षकों को आपसी समझ और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित कर उनकी बौद्धिक, सृजनात्मक और कलात्मक दक्षता का सुनिश्चित उपयोग करना। ठीक है। मतलब टीचर्स के अंदर जो जो ज्ञान बसा हुआ है अंदर, उसको क्या है बाहर लाना और बच्चों को क्या है उसका उपयोग करना, बच्चों को इससे लाभ होगा। ठीक है। आगे देखते हैं सिक्स इसमें दिया है समुदाय का सहयोग प्राप्त करना। इससे क्या होगा? समुदाय का जो सहयोग है वो भी प्राप्त होगा। आसपास के लोगों का वो भी क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। अपने बच्चों को कैसे सहयोग करेंगे? अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। सेवेंथ इसमें है निर्धारित दक्षताओं संबंधित कौशल का विकास करके न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करना। ठीक है। फिफ्थ इसमें है हास्य व अवरोध को रोकना। किसको रोकना? हास्य व अवरोध को रोकना। 9 नंबर दिया है विद्यालय का वातावरण सरल, आकर्षक, शैक्षिक और सौंदर्यपूर्ण बनाना। ठीक है। कैसा बनाना? सरल, आकर्षक, शैक्षिक और सौंदर्यपूर्ण बनाना। सही है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण की विशेषता क्या होती है, कि इसकी विशेषता क्या है। इससे पहले हमने क्या जाना? इसका उद्देश्य देखा था। सही है। अब हम इसकी विशेषता जानेंगे। तो रुचिपूर्ण शिक्षण सीखने सिखाने की कार्यशैली से जो बच्चों में रुचि, आनंद, रुझान आदि को ध्यान में रखते हुए खेल, विधि, गति, रोचक क्रियाओं आदि के द्वारा दक्षताओं का विकास किया जाता है। जब दक्षताओं का विकास हो जाता है तो अधिगम की संप्राप्ति अवश्य होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता, न्यूनतम अधिगम स्तर की संप्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। ठीक है। अब देखेंगे इसकी विशेषता। पहली इसमें विशेषता क्या दी है? रुचिपूर्ण शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है। तो पहली इसमें है बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उनका सर्वांगीण विकास करना। क्या करना? बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करके उनका सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। उनका ऑल ऑफ डेवलपमेंट हो। ठीक है। अगर आपको पेपर में आता है आप ऐसे लिख के आइए। इससे क्या होगा? अगर 2 नंबर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं थोड़ा छोड़ छोड़ के, इससे आपका पेज भी मतलब भरेगा और क्या होगा आपका क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी लगेगा। सही है। तो चिपका चिपका के ना लिखें, उसमें थोड़ा दूर दूर करके लिखें। सही है। सेकंड। सही है। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड इसमें दिया है बच्चों हेतु रुचिपूर्ण एवं आनंदमय शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। क्या करना? रुचिपूर्ण और आनंदमय शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद और इसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद दिया है करके सीखने का रुचिपूर्ण तरीका अपनाना। उबाऊ अनाकर्षक वातावरण को हटाकर रोचक प्रस्तुति करना। फिफ्थ इसमें है सीमित साधनों से परिवेश को आकर्षित करने का प्रयास करना। ठीक है। जो भी साधन है हमारे पास उन्हीं से हम जो है विद्यालय के वातावरण को और परिवेश को क्या है आकर्षित बना सकते हैं। सही है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण या प्रशिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से होनी चाहिए। तो एक सुनियोजित प्रक्रिया है। क्या है? यह एक सुनियोजित प्रक्रिया है, मतलब पहले से इसका नियोजन कर लिया जाता है किस तरीके से हम रुचिपूर्ण शिक्षण मतलब क्लासरूम में कर सकते हैं। तो जो बच्चों को रुचिकर और आनंदमय वातावरण का सृजन उनकी सहभागिता के द्वारा उन्हें सीखने हेतु प्रेरित करती है। रुचिपूर्ण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षण निर्देशालय मतलब बेसिक और निशातगंज लखनऊ के अधीन राज्य स्तरीय रुचिपूर्ण
शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, ठीक है, जो विभागीय अधिकारियों, यूनिसेफ, क्या है, यूनिसेफ, जनपदीय स्टाफ कोर्स, राइट आदि प्राथमिक शिक्षा संघ के साथ कार्यक्रमों को संचालित करता है। यूनिसेफ द्वारा प्रदत्त वित्तीय व्यवस्था को प्रतिकोष्ठ के माध्यम से की जाती है, ठीक है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मतलब जो हमारा डाइट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्राथमिक शिक्षा संघ इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। ये सारे क्या होते हैं, जो जिला स्तरीय है, राष्ट्रीय स्तरीय है, तो ये सारी जो हैं योजनाएं जो चलाई जाती हैं, जो रुचिपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो इनके द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। तो विद्यालय स्तर पर कौन कौन से होते हैं इन कार्यक्रम को चलाने के लिए? विद्यालय स्तर पर होगा हमारा ग्राम पंचायत होगा, ग्राम शिक्षा समिति होगी, अभिभावक होंगे और जनप्रतिनिधि होंगे कि सहभागिता का सहयोग लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जाती हैं वो जिला स्तर पर अलग होंगी और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा यूनिसेफ वगैरह है ये सारे होंगे। और जिला स्तर पे मैंने आपको बताया जिला शिक्षा एक प्रशिक्षण होगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला प्राथमिक शिक्षा संघ वगैरह ये सारे कार्यक्रम संचालित करते हैं, सही है। और विद्यालय में कौन करता है? ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक और जनप्रतिनिधित्व की सहभागिता से इन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण मतलब प्रशिक्षण प्रक्रिया किस तरीके से हो रही है यहाँ पर हम ये जान रहे हैं, सही है। आगे और चलते हैं और जानेंगे इसके बारे में। तो रुचिपूर्ण शिक्षण विधा के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत अध्यक्ष, जिला पंचायत, नगर पंचायत, विकास खंड प्रमुख तथा ग्राम प्रधान की सहभागिता एवं सहयोग प्राप्त होता है, ठीक है। इन सब कार्यक्रम में क्या है, इन सब की क्या होती है, भागीदारी होती है, सही है। आगे हम चलते हैं। शिक्षा से संबंधित जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो भी योजनाएं लाई जाती है, वो सारी इनसे होकर ही आती हैं, ठीक है। और हर स्तर पे अपना अपना जो है कार्य करते हैं ये। आगे चलेंगे इसके बाद और देखेंगे रुचिपूर्ण शिक्षण में सीखने सिखाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप। तो कौन कौन सी हम एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं बच्चे के लिए, सिखाने के लिए, सही है। जब हम किसी विशेष बच्चे के सीखने की क्रियाकलापों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आगे दिया है रुचिपूर्ण शिक्षण में सीखने सिखाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप। बच्चों के सीखने में क्रियाकलाप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम किसी विशेष दक्षता के लिए कोई गतिविधि करते हैं तो इसका बच्चों पर काफ़ी असर पड़ता है, ठीक है। कैसा पड़ता है? बहुत सारा बच्चों के ऊपर असर पड़ता है अगर हम कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, ठीक है। तथा उन्हें जो अधिगम छात्र जिन विधाओं या क्रियाकलापों के द्वारा होता है वह कैसा होता है? स्थायी होता है, क्योंकि ये स्वयं करके सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अगर बच्चों के लिए आप जो एक्टिविटी वगैरह करा रहे हैं, इस तरीके से क्रियाकलाप करा रहे हैं ताकि बच्चे की रुचि हो, तो उसमें बच्चा क्या करता है? स्वयं करके सीखता है, ठीक है। वो खुद के द्वारा सीखता है। ये ज्ञान कैसा होता है? स्थायी ज्ञान होता है। कैसा होता है? स्थायी ज्ञान होता है। इसके लिए बच्चे को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चा जैसे एक्टिविटी करता है उसको आगे तक याद रहती है, सही है। आगे हम चलते हैं, इसके बाद देखेंगे और। तो छात्र सहजता से सीख लेते हैं, ये निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियाँ हो सकती हैं? वहाँ पर हम गीत या कविता करा सकते हैं, कहानी चित्रण करा सकते हैं, खेल करा सकते हैं, अभिनव या नाटक करा सकते हैं, बच्चों के लिए भ्रमण घुमाने ले जा सकते हैं, क्लास में पहेलियाँ करा सकते हैं, वार्तालाप मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करा सकते हैं कि आप बात विवाद करिए एक दूसरे से किसी टॉपिक के ऊपर। गतिविधि एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का भी उपयोग कर सकते हैं हम। इसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षुओं को कहानी चित्रण को
भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हम अपने क्लासरूम में करा सकते हैं, जिससे हमारी जो शिक्षण होगा कैसा होगा, रुचिपूर्ण होगा और आनंदमय होगा। बच्चे इसमें क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और क्या करेंगे, आकर्षित होंगे शिक्षण के प्रति। सही है, तो आप इसको समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगी है और लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी हमारी क्लास से जुड़ सकें। तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ जाएं और लेट ना हो, और अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें। मेरे साथ आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, इससे आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। सही है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप नोट्स बनाइए, चाहे आप केवल उसमें की पॉइंट्स ही लिखिए, लेकिन आप नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।